नदी गायब है कहानी जो प्राकृतिक संसाधनों के मिटते अस्तित्व बोध की कहानी है। कहानी का गायब होना अर्थात हमारी जड़ों से हमारी चीजों को उखाड़ फेंकना है। नदी का गायब होना कोई जादुई शब्द लगता है, परंतु लेखक ने इस शीर्षक के माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या को हमारे सामने रखा है। नदी का गायब होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित योजना है जिसे धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाया गया था। लेखक इसी योजना को समझाने का प्रयास करते हैं। नदी गायब है हरनोट जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जहां प्रकृति से छेड़छाड़ करने एवं बिजली बनाने जैसी योजनाओं के नाम पर वर्षों पुरानी नदी का अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। यह सारा शोषण चक्र विकास के नाम पर चलाया जा रहा था। बिजली पैदा करने के लिए कभी न सूखने वाली नदी का पानी ऐसे गायब हो गया जैसे इंद्रदेव ने पूरा पानी पी लिया हो। विकास के नाम पर अब बड़ी बड़ी चट्टानें गिराई जा रही हैं डायनामाइट द्वारा, जिससे लोगों का अमन चैन लुट चुका है। घरों की नींव हिलने लगी है कि न जाने कब यह भरभरा कर गिर पड़े। पहाड़ों को काटने का दुष्परिणाम ही है कि तेजी से वहां के ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं, और लेखक की यह चिंता कि यदि ग्लेशियर जाग गया तो सारा गांव ही निगल जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने सन 2012 में हुए उत्तराखंड की त्रासदी है, जो आज भी लोगों को भीतर तक कंपा देती है। जाहिर है कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इस तांडव के माध्यम से लोगों को इस बात की चेतावनी भी दी कि भविष्य में इससे भी भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परंतु मानव जो आज सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है प्रकृति का, वह कहाँ दम भरने वाला है, वो कब मानने वाला है। उसमें तो बस लूट खसोट मची है। जो जितना बलवान है वह उतना ही प्रकृति के साधनों का दोहन कर रहा है। कभी नई तकनीक इजाद करने के नाम पर, तो कभी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के नाम पर, कभी बड़े उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के नाम पर, तो कभी मल्टीनेशनल कंपनी को हर शहर और कस्बों तक सहज रूप से पहुंचाने के नाम पर। परंतु सच्चाई क्या है, यह आप भी जानते हैं कि वर्तमान समय में विकास सूचकांक का आंकड़ा क्या है। नदी गायब है इस बात की ओर भी संकेत करती है। क्यों मध्यकाल भक्ति काल में मनुष्य ईश्वरवादी या भाग्यवादी हो गए थे? इसका कारण मानव की कुछ न कर पाने की मजबूरी थी। ठीक यही स्थिति इस कहानी में भी दिखती है, जहां गांव वाले उस शासन तंत्र के आगे लाचार और मूक दर्शक बनकर आखिरी में ईश्वर का सहारा लेते हैं, और यही उनकी मजबूरी भी बन जाती है। देवता मंदिर में चुपचाप पड़ा था, शक्ति विहीन। कहाँ गई उसकी शक्ति? क्यों उसने सहायता नहीं की? क्यों कोई चमत्कार नहीं हुआ? क्यों उसने विराट रूप नहीं दिखाया? यहाँ लेखक ईश्वरवादी भावना को तोड़ते हुए अंधविश्वास का भी खंडन करते हैं कि इस बार उनका शक्तिशाली ईश्वर भी उनकी रक्षा नहीं कर सके। शायद इसलिए हमारी समाज रचना इतनी जटिल है कि आप इस बात को कहने से भी कतराते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नदी महज एक नदी नहीं है, बल्कि वह लोगों के जीविकोपार्जन का, किसानों की रोजी रोटी का साधन है, और किसानों की रोजी रोटी और उनके उद्यम से ही दूसरे लोगों को भोजन मिलता है, और हर साधारण व्यक्ति किसी न किसी तरह से नदी पर, वर्षा पर और किसानों पर निर्भर है। लेखक के ही शब्दों में इस छोटी सी नदी से कई गांवों की रोजी रोटी चलती थी। इसी के किनारे किसानों के क्यार थे, जिसमें से धान गेहूं बीजते और सब्जियां उगाते। अभी भी पहाड़ों के इन गांवों में कोई पानी की योजना नहीं थी, इसलिए लोगों ने जरूरत से पानी ले लिया था। अब हम नदी गायब है कहानी की विशेषता देखते हैं कि लेखक ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। केवल आगे बढ़ते जाना विकास नहीं है, बल्कि अपने आसपास के साधनों संसाधनों की रक्षा
और सुरक्षा का ध्यान रखकर आगे बढ़ना विकास कहलाता है। तथा टिकम के माध्यम से यह भी बताया है कि जीवन में कुछ करने के लिए केवल रुपए पैसों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दृढ़ निश्चय की आवश्यकता भी होती है। और टिकम एक समझदार लड़का है जो पर्यावरण और गांव वालों के अधिकारों के प्रति भी सजग है और पर्यावरण को बचाने का भी पूरा प्रयास करता है। अब हम पाठ्य सामग्री के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको पूरी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से, सारे लेसन में से एक एक प्रश्न लेकर 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य में लिखना होता है और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होता है। तो इस पाठ पर आधारित कुछ संभावित प्रश्न मैंने यहाँ उत्तर के साथ दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और ये प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायक होंगे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, जिसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न तैयार किया है। पूरे प्रश्न पत्र में आपको पूरी किताब में से, हर पाठ में से कोई 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 के उत्तर लिखना होंगे और वे दोनों प्रश्न 7-7 अंक के लिए होंगे, अर्थात 14 अंक के लिए 14 मार्क्स के लिए दूसरा प्रश्न आएगा। उसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप इस फॉर्मेट का अनुसरण करें। और तीसरा प्रश्न होता है, कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए, जिसे आपको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है और एक प्रश्न 5 अंक के लिए होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह टिप्पणी का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से टिप्पणी लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है कि आप 2 में से कौन सा एक विषय या शीर्षक पर टिप्पणी लिख रहे हैं और उस शीर्षक का परिचय दिया जाता है कि यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक, आप पुस्तक का नाम लिखेंगे, उस कहानी का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम लिखेंगे तथा उस शीर्षक के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे कि वह क्या है। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उस पाठ में उस शीर्षक के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसे आप टिप्पणी के रूप में 8 से 9 लाइन में उत्तर लिखेंगे, क्योंकि यह केवल 5 मार्क्स के लिए होता है। किसी किसी पाठ में हम देखते हैं कि किसी शीर्षक के विषय में बहुत कुछ दिया होता है, जिसे हम 2 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अंक का ध्यान रखकर उत्तर लिखना है कि 5 अंक के लिए हमें कितना लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से आ जाएगा और आप पूरा प्रश्न आसानी से समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको यह वीडियो जरूर उपयोगी होगी, सहायक होगी। धन्यवाद।